नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नए YouTube वीडियो में। ये वीडियो आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीएससी बॉटनी का होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा बनाया हुआ नया सिलेबस है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर बॉटनी का होने वाला है, वो है प्लांट एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। तो इस वीडियो सीरीज का ये पहला पार्ट है, जहाँ पर हम यूनिट 1 के पहले टॉपिक जो है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है शुभम रॉय। मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी रंगापारा कॉलेज से। तो ये वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने वाला है। एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारे थ्योरी पोस्टुलेट किया गया है बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 6 थ्योरी के बारे में। शुरुआत करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है हिंदू कॉन्सेप्ट। तो हिंदू कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि ब्रह्मा ने सारे दुनिया को बनाया है और दुनिया में पाए जाने वाले सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु को बनाया है। उसी के तरह क्रिश्चियन और इस्लाम कॉन्सेप्ट में भी इस तरह की मान्यता सुनी गई है। यहाँ पर 3 पोस्टुलेट दिए गए हैं। पहला पोस्टुलेट बताता है कि ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेर क्रिएटेड एट वंस। पृथ्वी में जितने सारे प्राणी और पेड़ पौधे हैं, सभी को एक ही बार में बनाया गया है। दूसरा पोस्टुलेट है ऑल ऑर्गेनिज्म वेर क्रिएटेड इन द सेम फॉर्म इन विच दे एग्जिस्टेड टुडे। आज हम जो भी पेड़ पौधे और जीव जंतु देख रहे हैं, वो उसी तरह से थे जब पृथ्वी बनाया हुआ है। 3 नंबर है देयर बॉडीज एंड ऑर्गन हैव बीन डिजाइन टू फुल्ली मीट द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अनुकूल वो लोग का ऑर्गन जो कि प्लांट में पाया जाता है या एनिमल में पाया जाता है, उस तरह से डिजाइन किया गया था भगवान के द्वारा। तो एक्चुअली आपका थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी, ये है फिगर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्यू से ये इंसेक्ट उत्पत्ति हुआ है। उसी प्रकार से फिश एंड फ्रॉग फ्रॉम मड, आप देख सकते हैं मछली या मेंढक आपके कीचड़ से उत्पत्ति हुई है। फ्लाई एंड मैगट फ्रॉम मीट, जितने प्रकार के फ्लाइज है वो मीट से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए थे। उसमें से आते हैं फ्रांसिस्को रेड्डी, स्प्लेंजेनी, लुइस पास्चर। इन तीनों साइंटिस्ट में लुइस पास्चर ने थ्रू एक्सपेरिमेंट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया है। So according to Louis Pasteur, microorganism comes only from other microorganism and cannot arise by spontaneous generation. लुइस पास्चर कहते हैं जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कोई एक जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही उत्पत्ति हो सकती है उनका, वो कोई भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा नहीं हो सकते। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पर उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क यूज किया था। ये देख सकते हैं यहाँ पर स्वान नेक फ्लास्क है। उन्होंने 2 फ्लास्क लिया था, दोनों में ही एक लिक्विड मीडिया था, वो न्यूट्रन मीडिया भी हम कहते हैं, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं। दोनों ही फ्लास्क को गर्म किया था। गर्म करने के बाद एक फ्लास्क का नेक
तोड़ दिया गया था जहां से हवा इजीली पास हो सके। उसके बाद थोड़े दिन बाद चेक करते हुए देखा गया कि जो फ्लास्क का नेक तोड़ा गया था उस फ्लास्क के न्यूट्रिएंट ब्रोथ में आपका माइक्रोबियल ग्रोथ था। इससे पता चलता था कि माइक्रोबियल ग्रोथ शायद हवा के द्वारा से यहाँ में ग्रो हो सकता है। लेकिन उसी के पास में और एक फ्लास्क था जहाँ पर नेक तोड़ा नहीं गया था। तो तोड़ा नहीं जाने के कारण जो भी हवा घुसा था यहाँ पर एंटर किया था वो इस पोर्शन में जो कि नेक का बॉटम पोर्शन है, आप अगर अच्छे से देखें जहाँ पर पानी जमा हुआ है यहाँ पर फंस गया था। उसकी वजह से जहाँ पर पानी था और जहाँ तक हवा घुस पाया था सिर्फ वहाँ तक ही माइक्रोबियल ग्रोथ था, लेकिन जो मेन न्यूट्रिएंट ग्रोथ था जहाँ पर हवा नहीं घुस पाया था वहाँ पर किसी प्रकार का माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं था। इससे ये पता चलता है कि न्यूट्रिएंट ग्रोथ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले थे गर्मी की वजह से मर गए थे, उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म उत्पत्ति नहीं हो सकती लेकिन हवा से हो सकती है। इसी प्रकार उन्होंने कंक्लूड किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसी प्रकार से फ्रांसिस्को रेड्डी ने भी इसको डिस्प्रूव किया था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आया थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया। तो थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया क्या कहता है देखिए। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया जिसको दिया गया था रिचटर 1865 को, तो लाइफ हैड कम टू अर्थ फ्रॉम अदर प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस स्पोर। पृथ्वी में जो लाइफ आया है वो कोई और यूनिवर्स से आया गया है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर। जिस तरह से आप सभी को पता है कि फंगस जो होता है, फंगस रिप्रोडक्शन करता है थ्रू स्पोर के द्वारा, उसी प्रकार से स्पोर बाहरी दुनिया से आया है पृथ्वी में और उसी से ही लाइफ हुआ है। तो इसके सपोर्ट में फ्रेड होयल एंड चंद्र विक्रम सिंह ने थ्रू एक्सपेरिमेंट और थ्रू देयर रिसर्च इसे सपोर्ट किया। ये दोनों थे ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर्स। उन्होंने कहा है कि इंटरस्टेलर डस्ट एंड कॉमेट्स कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी पृथ्वी के बाहर में पाए जाते हैं कमेट्स और डस्ट, उस डस्ट या कमेट में बहुत विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में जो भी कंपाउंड होता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सेकेंड आइडिया उनका ये था कि कमेट्स विच आर लार्जली मेड अप ऑफ वाटर आइस कैरी बैक्टीरियल लाइफ अक्रॉस गैलेक्सी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेडिएशन डैमेज अलोंग द वे। इवन हमारे पृथ्वी के बाहर में जो कमेट पाया जाता है और जो कि वाटर आइस से बना होता है वो बैक्टीरियल लाइफ अपने अंदर रख सकते हैं और उसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। और इसी के सपोर्ट में और एक साइंटिस्ट है डॉक्टर रिचर्ड बी होवर्ड। डॉक्टर रिचर्ड बी होवर्ड नासा में काम करते थे मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में। उन्होंने मार्च 4, 2011 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जहां पर उन्होंने बताया था कि एक स्पेशल क्लास ऑफ मीटियोराइट होता है जिसे हम कहते हैं CI1 कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट्स, जो कि एविडेंस दिखाया है साइनोबैक्टीरिया फॉसिल्स का। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक CI1 कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट्स है और इसके अंदर में आप साइनोबैक्टीरिया के फॉसिल्स एविडेंस देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो कि अभी तक माना जाता है थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन क्या कहते हैं देखते हैं। थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, AI ओपेरन एंड JBS हेल्डेनी। According to this theory, primitive Earth atmosphere was reducing type.
जब पृथ्वी अपना फोम आ रहा था, पृथ्वी जब अनफेवरेबल कंडीशन था, पृथ्वी में कोई प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं था, तब पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग टाइप था। किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो सकता था। वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता था। सेकेंड पॉइंट है, इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस अंडरगो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्ट होते रहते थे। द सोर्स ऑफ एनर्जी वाज सोलर रेडिएशन एंड लाइटनिंग। जब पृथ्वी फॉर्म हो रहा था तब सनलाइट डायरेक्टली पृथ्वी में आता था और लाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा होता था। तो ये सनलाइट और लाइटनिंग केमिकल रिएक्शन का एक एनर्जी सोर्स का माध्यम बन सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म एंड एक्यूमुलेट टू प्रोड्यूस हॉट प्रीमोर्डियल सूप। जब आपका केमिकल रिएक्शन थाउजेंड एंड थाउजेंड ईयर या मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए होता रहा, उसके वजह से क्या हुआ कि पानी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया और उसके वजह से पानी को हम कहते हैं डार्विन वार्म लिटिल पॉन्ड, जहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया। और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से कुछ एमिनो एसिड फॉर्म हुए और ये एमिनो एसिड मिलकर एक स्पेरिकल बॉल, जिस तरह के जैसे कि हम फुटबॉल को मान सकते हैं या किसी प्रकार के बॉल को मान सकते हैं, उस प्रकार का शेप बनाया और उसे हम कहते हैं क्वासर्वेट। तो हम जान लेते हैं ये क्वासर्वेट क्या होता है। तो क्वासर्वेट का आप फिगर देख सकते हैं, ये है क्वासर्वेट का पिक्चर। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या था, याद रखिए क्वासर्वेट अमीनो एसिड से बना हुआ है। अमीनो एसिड मिलकर एक बॉल का स्ट्रक्चर बनाया। दे वेर एबल टू एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन ए वे रेमिनिसेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये क्वासर्वेट एनर्जी अपने अंदर ले सकता था बाहर से, जो कि सन का सोर्स हो सकता है या लाइटनिंग का सोर्स हो सकता है, और उस एनर्जी को यूज करके अपने अंदर जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज करके उसका केमिकल रिएक्शन कर सकता था। तो ये एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म का एविडेंस है। दे डिवाइड बाय बडिंग। जिस तरह से एक सेल, जैसे कि हम ईस्ट पकड़ लेते हैं या एमीबा कह सकते हैं, ये जिस तरह से एक सेल से दो सेल बनाते हैं बडिंग प्रोसेस से, उस तरह से ये क्वासर्वेट भी डिवाइड हो सकते थे। तीसरा पॉइंट है, ओपेरिन कंसिडर दैट द क्वासर्वेट गेव राइज टू प्रिमिटिव सेल और यूबायोन। ओपेरिन कहते हैं कि ये क्वासर्वेट से ही प्रथम सेल की उत्पत्ति हुई थी, जिसे हम यूबायोन भी कह सकते हैं। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Sidney Fox obtained proteinoid microsphere by heating a mixture of dry amino acid between 130 to 180 degree centigrade and later cooling them in water. सिडनी फॉक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एमिनो एसिड का मिश्रण यूज करके एक क्वासर्वेट की तरह एक स्पेरिकल बॉल बनाया था 130 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड में। जब भी हम एमिनो एसिड को गर्म करते हैं और उसे कूल डाउन करते हैं तो हमें क्वासर्वेट की तरह स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। और क्वासर्वेट एक प्रकार का कोकोइड बैक्टीरिया को डिनोट करते हैं। और इस चीज को प्रूव करने के लिए इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए यूरी और मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है। उन्होंने एक एपरेटस को सेटअप किया था। ये एपरेटस अच्छे से देखिए, यहाँ पर आपका एनर्जी सोर्स के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क का इस्तेमाल किया गया है और इस चेंबर में अलग तरह के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन गैस और वाटर। और ये इलेक्ट्रिक करंट के वजह से केमिकल रिएक्शन होता रहा और यहाँ पर वाटर का सोर्स भी है जो कि वाटर वेपर रिलीज करेगा। और इसके वजह से उन लोग का जो ऑब्जेक्टिव था, उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव वाज स्टिमुलेटेड early environmental condition to test if organic molecule could
फॉर्म स्पॉन्टेनियसली। उन्होंने जो पृथ्वी बनते वक़्त जो एनवायरनमेंट था, उसको मिमिक करते हुए ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था और उन लोग का ऑब्जेक्टिव था कि क्या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन सकता है खुद ब खुद? तो ये उन लोग का ऑब्जेक्टिव था और उसके लिए सेटअप क्या यूज़ किया था? यूज़ ए क्लोज़ सिस्टम विथ वाटर, ओशियन, जो कि ओशियन को डिनोट करता है, एक क्लोज़ सिस्टम लिया था, जहाँ पर पानी था जो कि ओशियन को डिनोट करता है। बहुत सारे गैसेस थे जैसे कि मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, जो कि अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता था और एनर्जी सोर्स के लिए इलेक्ट्रिकल स्पार्क का इस्तेमाल किया गया था। और जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस देखिए, वाटर वेपर मिक्स विद द गैसेस एंड आफ्टर स्पार्किंग द वेपर कंडेंस इनटू ए ट्रैप वेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्यूमुलेटेड। यहाँ पर देखिए, जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क के पास में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो वाटर वेपर यहाँ से आता है, वाटर बॉयल होकर वाटर वेपर आता है, उसके साथ केमिकली रिएक्ट होने के बाद यहाँ पर स्टोर होता है और ये स्टोर जहाँ पर पानी होता है, ये पानी को जब एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करते वक्त यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रेसेस पाया गया था। तो इस प्रकार से यूरी एंड मिलर ने थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रूव किया था। इसका रिजल्ट क्या पाया गया? एमिनो एसिड लाइक ग्लाइसिन एंड एलानिन वेर प्रोड्यूस, showed that life building block could form under primitive earth condition। रिजल्ट में पाया गया कि ग्लाइसिन और एलानिन जैसे सिंपल एमिनो एसिड फॉर्म हो सकते हैं और शायद ये प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशन के वजह से ही आपका लाइफ फॉर्म हमारे पृथ्वी में आया गया। फिर भी यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे लिमिटेशन हैं। ये क्या क्या लिमिटेशन है हम देखते हैं। पहला, एटमॉस्फेरिक mismatch। Assume a reducing atmosphere, while early Earth may have had a more neutral one or oxygenic atmosphere, which would inhibit certain creation of complex molecule। हम ऐसे मानते हैं कि अर्थ में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, लेकिन ये नहीं भी हो सकता है। शायद ऑक्सीजन भी पाया जाता हो। अगर ऑक्सीजन पाया जाता हो तो ये ऑक्सीजन आपका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने का प्रोसेस है उसे हैंडल भी कर सकता है, उसे रोक भी सकता है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कभी भी नहीं बनेगा जिस तरह से एमिनो एसिड बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं या डीएनए, आरएनए बनते हैं। सेकेंड लिमिटेशन है lack of complex molecule, fail to produce essential molecule like nucleotide और प्रोटीन। यूरी एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में एलानिन जैसा सिंपल एमिनो एसिड फॉर्म हुआ था, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिस तरह से न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन, जो कि ए सीरीज ऑफ एमिनो एसिड है, वो फॉर्म नहीं हुआ था, जो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि आपका लिपिड लेयर या डीएनए या आरएनए किस तरह से बन सकता है। ये क्लियरली यूरी एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया गया है। सिंगल एनर्जी सोर्स, ये है तीसरा लिमिटेशन। ओनली यूज ए लाइटनिंग वाइल अर्ली अर्थ हैड ए मल्टीपल एनर्जी सोर्स, यूवी, वोल्केनिक एक्टिविटी एक्सेट्रा। यूरी एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो एनर्जी सोर्स था वो था सिर्फ लाइटनिंग, लेकिन जब अर्थ फॉर्म हो रहा था उस वक्त एनर्जी सोर्स मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। उसके एनर्जी सोर्स यूवी रेडिएशन भी हो सकता है जो कि सन से आता है, या वोल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए था टू प्रूव द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट है कांस्टेंट कंडीशन। अर्ली अर्थ कंडीशन वेर मोर वेरिएबल देन द स्टेबल लैब सेटअप। जैसे कि आप सभी को पता है, लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो भी किया जाता है एक स्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में। एक पर्टिकुलर लाइटनिंग दिया जाता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज से करंट फ्लो किया जाता है, टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर होता है, लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना स्टेबल नहीं था। तो अनस्टेबल कंडीशन में किस तरह से केमिकल रिएक्शन हो, किस तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन पाए, इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
लास्ट है सिंप्लीफाइड इन्वायरमेंट। Ignored factor like mineral surface, deep sea vent that could have influenced life origin। तो अर्थ का फॉर्मेशन होते वक्त बहुत सारे डिफिशियंसी हो सकते हैं, जैसे कि मिनरल सरफेसेस, आपका सरफेस में बहुत प्रकार के मिनरल हो सकते हैं, वो मिनरल हिंडर कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, या डीप सी वेंट्स दैट कुड हैव इन्फ्लुएंस लाइफ ओरिजिन, या पानी के अंदर में पाए जाने वाले वेंट्स जो जहाँ से आपके वोल्केनो इरप्शन भी होते हैं। तो उस तरह के अनफेवरेबल कंडीशन में किस तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो पाए, इसे भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसके जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होते हैं। तो हाइड्रोथर्मल वेंट ये समुद्र के नीचे पाए जाने वाले एक प्रकार के वोल्केनिक एक्टिविटी होने वाले जगह होते हैं। तो ये थ्योरी क्या कहता है? The deep sea hydrothermal vent theory of origin of life suggests that life on Earth may have been begun around hydrothermal vent that existed on the ocean floor 4.5 billion year ago। हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी के मुताबिक समुद्र के नीचे 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले अर्थ लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था अर्थ में। इसके लिए कंडीशन क्या क्या थे? द वेंट में हैव आइडियल कंडीशन फॉर लाइफ टू स्टार्ट इंक्लूडिंग हीट एंड एल्कनिटी। आपके एनर्जी सोर्स के लिए हीट बहुत अच्छे लेवल से पाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता था, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता था। प्लस वहाँ में एल्कालाइन जो कि बेसिक नेचर कहते हैं हम, बेसिक कंडीशन भी था। सेकेंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। द वेंट में हैव प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए, डीएनए, protein, the building block of life when fluid from ancient sea floor crack mix with ocean water and react with mineral। ये सिर्फ एक पोस्टुलेट ही है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है आपके हाइड्रोथर्मल वेंट में, जहाँ पर मिनरल बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, और ये मिनरल जब आपके ओशियन फ्लोर से जो फ्लूइड निकलता है उसके साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, आरएनए, डीएनए या प्रोटीन बना सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी में भी करके ट्राई करके देखे कि ये फॉर्म हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि जब हाइड्रोथर्मल वेंट हम कंसीडर करते हैं, यहाँ में एनर्जी सोर्स भी अच्छी तरह से पाया जाता है। द वेंट में हैव बीन द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ एज द कोर मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ लाइफ रिलीज एनर्जी ऑन देयर ओन। जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी आपका हाइड्रोथर्मल वेंट से पाया जाएगा। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म known on earth are thermophiles or heat loving vent microbes such as algae। आर्की बैक्टीरिया का नाम आपने अगर सुना होगा, आपको पता होगा कि आर्की बैक्टीरिया बहुत हर्श कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत ठंडे जगह में, बहुत गर्म जगह में, या मिथोनोजोन का नाम सुना होगा जो कि बहुत हर्श कंडीशन जैसे कि गोबर, काउडंग, इस तरह के कंडीशन में पाए जाते हैं। और इवन कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट में माइक्रोब्स पाए गए हैं जो कि हीट लविंग है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी को। प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, द डीप ओशियन में हैव बीन वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस ऑन अर्थ दैट वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मीटेओराइट बॉम्बार्डमेंट एंड रेडिएशन। जैसा कि आप सभी को पता है, मीटियोर अगर पृथ्वी में भी गिरता है तो सबसे पहले आपके सरफेस में जो पेड़ पौधे हैं, जो सरफेस एक्सपोज होके बैठा है, वो नष्ट होगा, मगर जो पानी के नीचे ओशियन में है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट एरिया एक प्रकार का प्रोटेक्टेड एरिया था। द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट इन 1976 and 1977 lead to a new branch of deep sea biology। Today, the vents are home to a diverse area of ocean life, including giant tube worm, mussel, clam, crabs, and pink vent fish। तो कुछ कुछ ऐसे हाइड्रोथर्मल वेंट है जो कि इनएक्टिव स्टेज में है, फिर भी वहाँ पर बहुत सारा लाइफ फॉर्म हम देख सकते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट
एक ऐसा जगह हो सकता था जहाँ पर आपका लाइफ फॉर्म हो सकता था या उत्पत्ति हो सकती थी। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो के लिए हमें एक लाइक और कमेंट देके जाइए। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका सेकेंड टॉपिक यूनिट 1 का ही। इसी प्रकार से हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले। तो तब तक के लिए बाय बाय।